हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं आशीष रंजन आज फिर आपके साथ हूँ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पे। बेसिकली हमारा आज का जो सेशन है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये एक हमारे पूरे स्कीम का एक पार्ट है जिसमें हम आपको हर चैप्टर पे बेस्ड उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उस पे बेस करके उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नीट में, आईआईटी, जेई में, सीयूईटी में, बाकी एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं चीज़ों को सीखने में। हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे हर टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आप इन्हें हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि आप उन टॉपिक्स पे, उनके क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से कमांड कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं। और वैसे ही जैसे अभी हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट या मोल परिकल्पना पे, ठीक है, वैसे ही हम बात करेंगे बाकी अदर टॉपिक्स पे चैप्टर वाइज चैप्टर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल के बारे में। मोल आखिर है क्या? अगर मैं बेसिकली आज आपसे बात करूंगा बेसिकली सिर्फ क्वेश्चंस पे ही, उनके टेक्निक्स पे और मेथड्स पे, कैसे उन्हें हम अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ चीजें मैं बता दूं कैसे हम फॉर्मूला कौन कौन से यहाँ यूज करने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हम बात करने वाले हैं मोल पे। मोल है क्या? तो मोल हमारे पास एक यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलने का मतलब है पदार्थ की मात्रा। किसी भी तत्व में, किसी भी अणु, परमाणु जो भी आपके पास हैं, उनमें पदार्थ की मात्रा कितनी है उसको दर्शाने के लिए या मापने के लिए हम यूज करते हैं मोल का। ठीक है, जैसे आप मान लो भार या फिर द्रव्यमान मापने के लिए क्या यूज करते हैं? किलोग्राम, एसआई इकाई में। वैसे ही आप लंबाई मापने के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। समय मापने के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड यूज करते हैं। करंट मापने के लिए क्या यूज करते हैं? एम्पियर यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पास अगर कुछ पदार्थ की मात्रा है तो उस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो इकाई हम यूज करते हैं वो है मोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट हमें पता करना होता है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल। मोलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब इस मोलों की संख्या को या मोल की संख्या को कैसे दर्शाएंगे हम? तो आप इसका सिंबल भी याद रखिए अच्छे से। हम मोल की संख्या को दर्शाते हैं छोटे एन से। क्लियर है ये चीज? ओके, अब बताती है कि सर हम मोल की संख्या निकालेंगे कैसे, ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा एक अलग कंप्लीट सेशन है कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, उस पर कंप्लीट डिस्कशन है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको बस एक ट्रिक फॉलो करना है, इसी पे बेस करके आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं। ओके, सो कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए, मोलों की संख्या बराबर होती है दिए गए तत्व का भार या दिया गया भार बटे अणु अथवा परमाणु भार। इसे आप बराबर कर सकते हैं दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, या फिर दिया गया आयतन बटे तत्व का आयतन, कहाँ? उसके मानक ताप एवं दाब पर। ठीक है, मानक ताप एवं दाब पे दिया गया आयतन। आप इनमें से इन आपके जो चार टर्म्स दिख रहे हैं, आप किसी को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, सब बराबर है, सब चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो एवोगैड्रो संख्या बोला है एन नॉट, इसका मान होता है 6.022 10 पे पावर 23। बेसिकली यहाँ भी 23 होता है, हम अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं 22 क्योंकि सॉल्व करने में इजी होगा आपके लिए। दूसरा VSTP, मानक ताप एवं दाब पे जो आयतन होगी इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये होता है 22.4 लीटर, या आप कह सकते हैं 22,400 ml। मतलब ये चीजें क्लियर है इतना? अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी लगेगा। ओके, बस आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है, इसके बाद आप चीजें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ समझे आप, जब भी आप मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो आपको ध्यान देना, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें, वहां पे ये पता करें, ज्ञात करें कि दिया गया पदार्थ क्या है। वो आयन है, एटम है, या मॉलिक्यूल है। मतलब आयन है, परमाणु है, अथवा अणु है। ठीक है, अब इसी के आधार पे आप ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से गैसों के किस युग्म में अणुओं की संख्या समान है? यहां पूछा गया है आपसे अणुओं की संख्या। अणु, अणु मतलब
किसे कहते हैं हम लोग? ग्रुप ऑफ परमाणु एटम्स, मतलब परमाणुओं के जो समूह होते हैं उन्हें हम अणु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा गया किनमें अणुओं की संख्या समान है। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए, तो एक तो नंबर ऑफ मोल्स आप क्या करेंगे? W/m इक्वल्स टू N/N0 इक्वल्स टू V/VST। हमने ये फॉर्मूला बताया था आपको। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है? आप देखो, रिलेट करना सीखो। यहाँ पे यहाँ क्या दिया गया है? उसका भार दिया गया है, दोनों का ही। ठीक है, तो मतलब हमारे पास W पता है और M तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, किसी भी तत्व का परमाणु अथवा अनुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें N ज्ञात करना है। हमें N0 भी पता है, तो यहाँ कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ना निकाल के आप डायरेक्टली इन दोनों को यूज कर ले, आपका काम बन जाएगा। जैसे देखिए, मैं इस फॉर्मूला को यूज करता हूँ, W/m इक्वल्स टू N/N0। ठीक है, तो यहां से हमें n चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? W/m इंटू N0। चलते हैं पहले वाले ऑप्शन के लिए। ऑप्शन ए को चेक करते हैं हम लोग। O2 है 16 ग्राम। ठीक है, तो O2 के अणुओं की संख्या, क्योंकि O2 अणु है, वो भी इसकी संख्या क्या मिलेंगे आपको? अणु ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 16 ग्राम दिया गया भार है। O2 का कितना होता है? 32। और यहाँ रहने दो N0, ये कितना हो गया? N0/2। ठीक है, अगर N2 के लिए चेक करें तो N2 चेक करते हैं, तो N2 का भार दिया है 14, उसका अनुभार होता है 28, और N0 ये भी कितना हो गया? N0/2। अब क्योंकि आपके पहले ऑप्शन में ही दोनों में अणुओं की संख्या क्या आ रही है? बराबर आ रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक ना। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्या पूछा गया हमसे? Na2SO4.10H2O के 32.2 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन के ग्राम में भार। ठीक है, 32.2 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन का ग्राम में भार बताना है, ग्राम में बताना है। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो आप यहाँ देखें Na2SO4.10H2O। ठीक है, इसका कितना दिया गया भार? तो W दिया गया है हमें 32.2 ग्राम। क्लियर है? ओके, इसका आप अनुभार निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको किसका? Na2SO4.10H2O का। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 2 सोडियम है, तो 2 गुने 23 सोडियम का। सल्फर 1 है, तो 32। ऑक्सीजन 4 है, तो 16 गुने 4, प्लस यहाँ 10 जल है, तो 10 जल का क्या हो जाएगा? 10 गुने 18। अगर आप इन सब का योग निकालें तो कितना आएगा आपके पास? ये आता है 322 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है? ये आपको मिल गया अनुभार। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ देखिए, सिंपल चल सकते हैं यूनिटरी मेथड से भी। 322 ग्राम प्रति मोल में हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे? तो 4। एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में देखें, एक अणु में देखें, एक अणु Na2SO4.10H2O में कितने ऑक्सीजन का भार मिलेगा आपको? तो 4 और 10 यहाँ से 14, तो 14 गुने 16 ग्राम। ठीक है, तो देखो 322 ग्राम में आपको कितना मिल रहा है? 14 गुने 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है। तो निकालना कितने में है? 32.2 ग्राम में। क्या करेंगे? 14 गुने 16 32.2/322, इसे काट दें, ये हो गया 10। फिर यहाँ आप कर दें 14 और 16 को गुना करें, 14 और 16 कितना आ जाएगा? 2×2=4/10 करेंगे, तो 22.4 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है आपके पास यहाँ पे। इजी है। चलिए, अब यहाँ देखें, हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। 250 ml Na2CO3 विलयन में 2.65 ग्राम Na2CO3 उपस्थित है। यदि इस विलयन के 10 ml को 1 लीटर तक तनु किया जाता है, तब परिणामी विलयन का सांद्रण क्या होगा? ठीक, और यहाँ पे आपको Na2CO3 का अनुभार दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ मोलरता निकाल लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या, सूत्र क्या होता है? मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर ml में है तो क्या करेंगे? पर 1000 कर देते हैं। अच्छा, और n बराबर क्या लिखेंगे आप? दिया गया भार बटे अनुभार। तो यहाँ से चलिए मोलरता निकालते हैं। n का मान कितना दिया गया है? 2.65।
गुने 1000 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, कितना है अनुभार, 106 ग्राम प्रति मोल दिया है, तो 106 और कितना है आयतन 250। तो यहाँ से आपके पास m का मान कितना आ रहा है 0.1 मोलार। ठीक है, अब आपको उसकी सांद्रता मिल चुकी है। अब यहाँ तनुता का नियम कहता है किसी विलयन के लिए m1v1 बराबर m2v2, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मोलों की संख्या समान रहेगी। हम क्या कर रहे हैं, उसमें विलायक मिलाकर उसको तनु कर रहे हैं। ठीक है, तो तनुता के नियम के अनुसार m1v1 बराबर m2v2। तो m1 कितना ले लेंगे हम, तो m1 हमारे पास 0.1 था और v1 कितना लिया था हमने 10 ml लिया था, और m2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो m2 हमें ज्ञात करना है और v2 कितना ले लेंगे 1 लीटर बोला तो 1000 ml कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये देखा जाए तो बाई 10 कैंसिल हो जाएगा, m2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 0.001 मोलार। ठीक है, ये आपका हुआ यहाँ का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ देखें, मोलर विलयन वह है जिसके विलय 1 मोल विलय खुला है। तो मोलर विलयन मतलब क्या हो जाएगा, मोलरता से पूछा गया है। मोलरता क्या होती है आपके पास कि दिए गए मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या विलय की। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 लीटर विलयन में। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, कह रहा है 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। 4.4 ग्राम मतलब W दिया है CO2 का कितना 4.4 ग्राम। ओके, 4.4 ग्राम दिया गया है आपके पास में। किसके लिए बात कर रहे हैं, इसका अनुभार ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। अनुभार कितना होगा CO2 का, तो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 गुने 16, तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 ग्राम प्रति मोल। ठीक, पूछा गया आपसे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो पहले अब ये बताइए CO2 क्या है, अणु है, परमाणु है, आयन है। CO2 एक अणु है, तो अगर हम यहाँ से लगा दें सूत्र W बाई M बराबर N बाई N, और देखो हम यहाँ मोल निकाल ही नहीं रहे हैं, मोल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो चीजों को। तो यहाँ से W का मान कितना दिया 4.4 ग्राम बटे 44 44 हो गया, और ये N0 का मान अभी हम रहने देते हैं यहीं पे, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा N0 बटे 10 बराबर N। ठीक है, ये हो गए अणुओं की संख्या। ठीक है, अब ये बताओ एक CO2 अणु में कितने परमाणु है ऑक्सीजन के, तो एक CO2 अणु में हमारे पास 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, हाँ या ना, 2 एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, तो हमारे पास कुल अणु कितने हैं N0 बाई 10। सो इसीलिए क्या बोलेंगे, कुल पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा कुल अणुओं की संख्या गुने ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ये कितना हो गया, आप देखोगे इसको, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 बाई 10 इंटू 2, 6 दूना 12 कर दे इसको, ये 12.044, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर इसको आप मल्टीपल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2044 गुने 10 पे पावर 23। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, देन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, अभी एसटीपी पर 4.4 ग्राम CO2 द्वारा घेरा गया आयतन है। एसटीपी पर 4.4 ग्राम CO2 द्वारा घेरा गया आयतन। अब यहाँ क्या है, W दिया गया है आपके पास, W कितना दिया है आपके पास 4.4 ग्राम। इसका अनुभार पता ही है आपको, अभी हमने निकाला था, कितना होता है 44 ग्राम प्रति मोल। द्वारा घेरा गया आयतन कौन सा लगा दे सूत्र यहाँ पे, ठीक है, ये कर लें W बाई M बराबर V बाई V STP। चलिए ठीक है, फिर W का मान 4.4, M का मान 44, हमें V ज्ञात करना है, और V STP कितना होता है, STP बताया गया ना
22.4, ठीक है, लीटर में। अब इसे कर दे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, बटे 10, कैंसिल हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 22.4/10। तो v का मान कितना होगा, 2.24 लीटर। तो 2.24 लीटर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इजी, फैंटास्टिक। देन चलते हैं आगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप प्रैक्टिस करते चलेंगे हमारे साथ साथ। अब अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लें, या उसे आप पॉज करके फिर से आप क्वेश्चन सॉल्व करके फिर देखेंगे, ठीक है। कमरे के ताप पर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कमरे के ताप पर जल की एक बूंद में आयतन जिसकी दी गई है, जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं H2O के बारे में, ठीक है। यहाँ से पूछा गया आपके पास क्या, कि जल की एक बूंद में अणुओं की संख्या कितनी होगी, और एक बूंद का आयतन दिया गया है, एक बूंद का आयतन आपके पास दिया गया है। अच्छा, आप ये जानते हैं कि जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। और घनत्व कैसे निकालते हैं हम लोग, याद करते हैं, तो घनत्व बराबर होता है दिया गया भार बटे आयतन। तो अगर मैं यहाँ रखूं, ठीक है, तो अगर घनत्व की मान रख दूं यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, W/V। यहाँ से मतलब क्या होगा, दिया गया भार बटे आयतन के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना, जल के लिए ग्राम प्रति ml में बात करेंगे तो दिया गया भार बराबर किसके है, आयतन के। लॉक करें, ठीक है। तो आयतन कितना दिया गया था हमारे पास में, 0.0018 ml, मतलब इसका W मिल गया हमें 0.0018 ग्राम हो गया हमारे पास। जल का अनुभार कितना होता है, H2O का अनुभार कितना होगा, ये होता है 18 ग्राम प्रति मोल। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप क्या करें, यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, अणुओं की संख्या। H2O अणु ही है, तो डायरेक्ट कर दे, W/M बराबर N/N0। हमें क्या ज्ञात करना है, N का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो W का मान रखते हैं, W का मान 0.0018/18 बराबर N/N0। ये हो जाएगा बटे 1000, कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, N बराबर N0 बटे 1000। N0 का मान डाल दो, 6.022 10⁻23 बटे 1000। तो यहाँ से क्या मिल गया, N बराबर 6.022 गुने 10⁻20। 3 माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है, 10⁻20। कितने थे, 4 हैं क्या, अच्छा ये 4 हैं, तो एक और यहाँ 0 लगा दो, ठीक है, ये 4 आ गए, ये हो जाएगा 19, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इजी, यहाँ पे 4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग, क्या बोला, सोडियम फेरोसाइनाइड के 2 मोल में सोडियम परमाणुओं की संख्या, कि 2 मोल में मतलब इसके मोलों की संख्या दी गई है और सोडियम परमाणुओं की संख्या पूछी गई है आपके पास, ठीक है। तो पहले हम पता करते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड होता क्या है। तो सोडियम फेरोसाइनाइड का जो आणविक सूत्र है, रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं आप, वो है हमारे पास Na4FeCN6, ठीक है। ये आपके सूत्र हो गए। अब यहाँ बोला गया इसे कितने मोल दिए गए हैं, तो मोलों की संख्या दी गई है 2, और पूछा क्या गया है आपसे, सोडियम परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये हमारे पास क्या एक अणु है, तो कुल अणुओं की संख्या कितनी है हमारे पास में, तो कुल अणुओं की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दें, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2 गुने N0 हो जाएगा, मोलों की संख्या से निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, N बराबर होता है N/N0, तो N का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो हमारे पास कुल अणुओं की संख्या है। अब यह ध्यान से देख के बताएं कि इसके एक अणु में, सोडियम फेरोसाइनाइड के एक अणु में कितने सोडियम के एटम हमारे पास है, परमाणु है। तो क्लियर दिख रहा है ना, हमारे पास कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम इन 1 मॉलिक्यूल कितने हैं, 4। तो इसीलिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम क्या हो जाएंगे, कुल सोडियम कणों की परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुने 2 N0, मतलब 8 N0, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 N0। अब मान डाल दे यहाँ पे,
8 गुने 6.02 10 पे पावर 23, 8×48 के आसपास, 48 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी है, पक्का वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्या कहा? एक तस्कर से 19.7 किलोग्राम स्वर्ण जब्त किया गया। तो दिया गया भार सबसे पहले लिख लें, कितना? 19.7 किलोग्राम। तो इसे अगर हम ग्राम में करें तो कितना हो जाएगा? 1700 ग्राम, 1000 से गुना कर देंगे। किसका है? गोल्ड के लिए, एयू, स्वर्ण के लिए। स्वर्ण के कितने परमाणु जब्त किए? परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। स्वर्ण का परमाणु भार कितना होगा? 197 ग्राम प्रति मोल है। आपसे पूछा गया है परमाणुओं की संख्या। तो भैया हम जानते ही है ना, क्या W/M = N/N0। आपको मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो W का मान रखें यहाँ पे। W का मान क्या है हमारे पास? W का मान है 19700, दिया गया भार, कहने का मतलब। और इसका परमाणु भार कितना होगा? 197 N/N0, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ बचा हमारे पास 100, मल्टीप्लाई कर दे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 6.022 10 पे पावर 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो सबसे पहले देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। इसका दिया गया भार है कितना? 10 ग्राम। इसका पहले जो निकाल ले अनुभार, कितना निकालेंगे? कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुने 3, कितना आएगा? 48 प्लस 12, ये आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम प्रति मोल। पूछा गया है कुल प्रोटॉनों की संख्या। अब ये COCO3 एक रासायनिक सूत्र है, मतलब अनुमान ले आप इसको। तो पहले आप अणुओं की संख्या निकालिए। तो हम जानते हैं क्या? W/M बराबर N/N0। आप यहाँ से सबसे पहले n का मान ज्ञात करें। तो n क्या हो जाएगा? तो n हो जाएगा W/M इंटू N0। सो n बराबर कितना बोला? 10 ग्राम बटे 100 ग्राम गुने N0, कितना आ रहा है ये? N0/10। आपको मिल गया कुल अणुओं की संख्या। अब आते हैं यहाँ पे CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी? तो प्रोटॉनों की संख्या निर्भर करेगा किस पे? उसके परमाणु संख्या पे। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। तो 8 गुने 3, कितना हो गया ये? 26 प्लस 24, कितना है? 50 प्रोटॉन, ठीक है। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट के अणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 50। तो हमारे पास कुल कितने अणु हैं? N0/10। तो इसीलिए कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 10 पे पावर 23 बटे 10 गुने 50। ये 0 0 कैंसिल कर दो, 6 पंचे 30 हो जाएगा ये, ठीक है। और एक पावर चले जाएगा तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। आंसर कितना आ रहा है आपका? 3.0115 10 पे पावर 24 प्रोटॉन है हमारे पास यहाँ। क्लियर है? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे काम करते हैं। 16 ग्राम मीथेन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? 16 ग्राम मीथेन में। सबसे पहले तो पता कर लो ये दिया गया है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। दिया गया भार कितना है? 16 ग्राम। अनुभार निकाले मीथेन का तो 12 प्लस 4 गुने 1। तो M कितना आ गया? 16 ग्राम प्रति मोल। पूछा क्या गया है? अणुओं की संख्या। अब ये बताओ कि CH4 क्या है, अणु है या परमाणु है? सिंपल सी बात है, जहां पे परमाणुओं का समूह है वो अणु हो जाते हैं, ठीक है। आप अणु बोल दीजिए इसको, ठीक है। ये अणु हो गए हमारे पास।
तो हम जानते हैं भैया W/m, देखो कितना, कहीं मोल निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं आपस, वो फॉर्मूला याद रखो, चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, दिया गया भार 16 और यहाँ पे ये भी 16, n बराबर बटे n नॉट, ये तो 1 हो गया ना, तो बस n का मान क्या होगा, n नॉट के बराबर। n नॉट का मान कितना होता है, n नॉट का मान होता है 6.022 10 पे पावर 23। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा बताएं इसमें आप जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, पक्का वाला एकदम, चल सकते हैं आगे। ठीक है, डाउट अगर हो तो आप स्लो डाउन करके फिर से दोबारा बनाएं, करें प्रैक्टिस। उसके बाद अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको असिस्ट करूंगा उसमें। ओके, थैंक यू। चल रहे आगे। हाँ भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है, एसटीपी पर, एसटीपी मतलब मानक ताप एवं दाब पर O2 ऑक्सीजन अणु है, अमोनिया तथा CO2 में प्रत्येक के 100 मिलीलीटर में अणुओं की संख्या का क्रम होगा। आपको बताना है अणुओं की संख्याओं का क्रम। तो अगर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी तो आप इन सबके मोल ज्ञात कर लो, मोलों की संख्या। ठीक है, एसटीपी पे बोला गया है और आयतन दिया गया है, तो आयतन के लिए क्या है सूत्र, n बराबर v बटे v एस टी पी। ठीक है, v बटे v एस टी पी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, v का मान लिखेंगे 100 ml और नीचे क्या लिखेंगे 22 400 ml, ये 0 0 कैंसिल, कितना है मोलों की संख्या 1 बटे 244। ठीक है, ये आपके आगे मोलों की संख्या, कितने मोल। अब क्योंकि सभी में मोलों की संख्या बराबर है, तो बराबर मोलों की संख्या के लिए, जैसे मान लो अगर 1 मोल होगा तो सभी का कितने होंगे अणुओं की संख्या n नॉट। अगर मान लो x मोल होगा तो कितने होंगे अणुओं की संख्या, x गुने n नॉट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सभी में मोलों की संख्या समान है, तो इसका मतलब सभी में अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ऐसे तो ये डेफिनेशन भी है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी सी, सभी में समान होंगे। क्लियर है, ठीक। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं आंसर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अनुभार 34 है, इसके अनुभार की इकाई, तो अनुभार को हम किस में ज्ञात करते हैं, ग्राम प्रति मोल में। ये तो डेफिनेशन ही हमारा सबसे मैं ही करते आ रहा हूं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्या पूछा आपसे, 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या होगी। 1 लीटर जल में मतलब आयतन दिया गया है। ठीक है, जल बोला, जल का आयतन दिया गया है कितना, 1 लीटर। पूछा है आपसे अणुओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है, चलिए, आपको बताया था मैंने, जल का घनत्व क्या लेते हैं हम लोग, जल का घनत्व लेते हैं 1 ग्राम प्रति ml। पक्का, तो इसका मतलब घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर मैं घनत्व की जगह 1 लिख दूं और ये लिख दूं W/V, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, W बराबर V मिलेगा। बोले हाँ या ना, पक्का। 1 लीटर जल बोला गया। ठीक है, तो हमारे पास W बराबर क्या हो जाएगा, V दिया है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो W कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, और जल का अनुभार कितना होता है, तो जल का भैया अनुभार होता है 18 ग्राम प्रति मोल। तो इसके हमें क्या निकाल लें, अणुओं की संख्या निकालनी है। क्या लगेगा फॉर्मूला, W बटे M बराबर N बटे N नॉट। तो यहाँ W का मान कितना, 1000 बटे 18 इज इक्वल टू N का मान, N रहने थे 6.022। अच्छा, यहाँ पे एन नॉट के टर्म्स में दिया गया है, तो इसको हम एन नॉट ही रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अच्छा, जो एन ए लिखा है एवोगैड्रो संख्या को हम एन नॉट से, एन ए से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एन बराबर आ जाएगा 1000 बटे 18 गुने एन नॉट। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 55.55 गुने एन नॉट। सो करेक्ट आंसर इज डी। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाए 15 पे आते हैं हम लोग। 1 मोल हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। 1 मोल हाइड्रोजन अणु बोला गया, ध्यान देना, क्या बोला, हाइड्रोजन अणु मतलब H2 ऐसा। हाइड्रोजन अणु क्या है, डाइएटमिक है ना, द्विपरमाणविक होते हैं, तो H2 ग्रुप में रहेंगे। अच्छा, और आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या
और द्रव्यमान संख्या 1 1 होता है। तो इसमें कुल कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो में कितने हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे दो, मतलब एक अणु में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्लियर है? हमारा कितने मोल बोला गया? 1 मोल। तो पहले तो आप यहाँ से निकाल लीजिए अणुओं की संख्या। तो कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी? मोलों की संख्या गुने एन नॉट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 मोल बोला तो 1 गुने एन नॉट। तो हमारे पास कुल अणुओं की संख्या कितनी है? एन नॉट के बराबर। पक्का? अच्छा, निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास अणुओं की संख्या गुने इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अणु में। कितना आ गया ये? 2 n0। एन नॉट का मान डाल दो, कितना आएगा? 2 गुने 6.022 10 पे पावर 23। तो ये कितना हो गया? 12.022 044 10 पे पावर 23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? बी। ठीक है, 15 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। लॉक करें? पक्का वाला? ठीक है, 16 पे चले आप। BaCO3 बैरियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं के 1.5 मोल होते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं इसे आप। बैरियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या बताना है? मोलों की संख्या किसमें? जिसमें ऑक्सीजन परमाणु कितने हो? 1.5 मोल हो। परमाणु बोला तो अगर मैं एक अणु लूं किसका? बैरियम कार्बोनेट का, तो उसमें कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? तो 3 एटम है। किसके? ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो अगर इसके जगह मैं 1 मोल बैरियम कार्बोनेट ले लूंगा तो 1 मोल के लिए कितने हो जाएंगे? 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? 1.5 मोल के लिए। तो देख लो भैया, उल्टा कर सकते हैं ना कि 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु जो हैं, ठीक है, वो कहाँ है? वो है 1 मोल बैरियम कार्बोनेट में। हमसे पूछा गया 1.5 मोल ऑक्सीजन परमाणु, कहाँ मिलेंगे ये? 1 गुने 1.5/3। ये कितना हो गया? आधे मोल में। ठीक है, आधे मोल मतलब 0.5 मोल में। इजी? हाँ, तो चले नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 17 पे। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के नमूने में पदार्थ के 1.4 मोल उपस्थित है। ठीक है, मतलब आपके पास कोई सैंपल है अलग अलग तत्वों का, जिसमें आपके पास जो PCl3 है वो कितने मोल है? वो है 1.4। बोला नमूने में कितने परमाणु उपस्थित होंगे? तो पहले तो आप यहाँ से अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या गुने एवोगाड्रो संख्या। तो n बराबर 1.4 गुने 6.022 10 पे पावर 23। अब PCl3 के एक परमाणु में कुल कितने एक अणु में कुल कितने परमाणु हमारे पास हैं? एक अणु में कितने परमाणु हमारे पास है? तो हमारे पास कुल यहाँ पे 4 परमाणु हैं, 4 एटम है ना। PCl3 3 क्लोरीन के और एक फास्फोरस के। तो कुल परमाणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कुल परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? 4 गुने 1.4 गुने 6.022 10 पे पावर 23। आप सॉल्व कर ले, कितना आएगा? 6×24। ये आपका आंसर आ रहा है 3.372 10 पे पावर 24। ठीक है, परमाणु। इजी? नेक्स्ट, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित हैं? तो देखो भैया, कुछ नहीं बोला तो मतलब हाइड्रोजन परमाणु के रूप में दिया गया है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित होंगे? तो परमाणु का भार कितना होता है? 1 ग्राम प्रति मोल होता है। पक्का वाला? ठीक है, तो 1 ग्राम इसका होता है, और इसका मतलब दिया गया भार भी 1 ग्राम है। तो मतलब मोल परमाणु भार भी 1 ग्राम है और दिया गया भार भी। तो मोलों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? 1/1 करोगे
तो 1 मोल आ गया आपके पास मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो गए कुल मोलों की संख्या। और 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 1 मोल में होंगे n0 परमाणु, है ना। तो कुल परमाणुओं की संख्या n0। और क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक द्विपरमाण्विक अणु होता है, द्विपरमाण्विक है, तो द्विपरमाण्विक अणु होने के कारण यहाँ पे 2 एटम मिलके एक बनेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ेगा तब तो एक बनेगा। इसका मतलब कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल अणुओं की संख्या हो जाएगी कुल परमाणुओं की संख्या बटे 2, क्योंकि 2 मिलके एक अणु की तरह बिहेव करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6.022 10 पे पावर 23 बटे 2। 6 कार्य करोगे 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 3.01 10 पे पावर 23। कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर पे आते हैं हम लोग। 13.5 ग्राम सल्फ्यूरिक क्लोराइड। सल्फ्यूरिक क्लोराइड में SO2Cl2 इसका दिया गया भार है 13.5 ग्राम। ठीक है, में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या। ग्राम अणु का मतलब होता है ग्राम अणु, अथवा अगर ग्राम परमाणु पूछा जाए, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम एटम पूछा जाए तो ये कुछ नहीं, मोलों की संख्या पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? मोलों की संख्या। तो बस आप मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे? पहले तो इसका आप अनुभार ज्ञात करें SO2Cl2 का। तो सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2 गुने 16। क्लोरीन का 2 गुने 35.5। ठीक है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग लगभग 135 ग्राम प्रति मोल। तो अब लगा दे फॉर्मूला। क्या होता है मोलों की संख्या? W बटे M। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कभी आपसे पूछा जाए ग्राम अणु अथवा ग्राम परमाणु तो वो कुछ नहीं, मोलों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ पुट करें आप 13.5 दिया गया भार बटे उसका अनुभार। सॉल्व करोगे कितना आ गया? 0.1 मोल, या आप कह सकते 0.1 ग्राम अणु। ऑप्शन नंबर ए। इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी सा है ये। अधिकतम अणुओं की संख्या ज्ञात करके आपको बतानी है इसमें। ठीक है, अधिकतम अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अधिकतम अणुओं की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप क्या करें, सभी के मोलों की संख्या ज्ञात कर ले सब में। ठीक है, उससे हम बता देंगे जिसके मोलों की संख्या अधिक होगी उसमें आपके अणुओं की संख्या मिल जाएगी अधिक। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर परमाणु होते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट अलग होता है। थोड़ा सा चलते हैं। सब में भार दिया गया है आपके पास, सभी में क्या है? भार दिया गया है। तो कौन सा लगेगा सूत्र? दिया गया भार बटे अनुभार। ठीक है, चलते हैं पहले ऑप्शन ए में। एन क्या आ जाएगा? जल के लिए बोला गया तो 34/18 आएगा। बी में चलें, कितना हो जाएगा? एन 28/44। सी में चलें, एन कितना आएगा? 46 क्या है आपके पास यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास है CH3COH। कितना होगा CH3COH? मेथेनॉल का बताना है। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 4 20 10 30 32। ये कितना हो जाएगा? 32 आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। डी चलें, डी में कितना आएगा? N बराबर 54/N2O5। N2O5 का अनुभार क्या होगा? नाइट्रोजन का 2 गुने 14, तो 28 प्लस 16 पंचे 80। ठीक है, ये हो गया 108। कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का वाला। अब आप क्या करेंगे, सभी में आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा? लगभग लगभग 2 से करेंगे 17, 2 से करेंगे 9। ठीक है, ये 2 से कम 17/9 मोल हो रहा है। ये 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 22, 7 और 11, ये आया 7/11। ठीक है, यहाँ करेंगे तो 23/16, ये करेंगे तो 1/2। अब आप ये बताएं सभी में सबसे ज्यादा मोलों की संख्या किस में आ रही है आपके पास में? ठीक है, सबसे ज्यादा मोलों की संख्या किस में है? इसमें आ रहा है 1/0.5, तो 17/9 7/11 23/16। तो सबसे अधिक मोलों की संख्या आ रही है 17/9 में। तो जिसके पास अधिक मोलों की संख्या, आप अणु कैसे निकालेंगे? सभी में आप किससे गुना करेंगे? n0 से गुना करेंगे, तो वो तो मान समय बराबर है। तो क्या करेंगे आप? जिसके पास सबसे अधिक मोलों की संख्या वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 34 ग्राम जल में क्या होगा?
अणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट, 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड में मोलों की संख्या। 620 ग्राम, तो सबसे पहले W दिया है कितना, 620 ग्राम। सोडियम ऑक्साइड बोला, ये क्या होगा, ऑक्साइड। पर ऑक्साइड बोलता तो Na2O2 लिखते, सोडियम ऑक्साइड Na2O। मोलों की संख्या निकालने, तो इसका अनुभार ज्ञात कर लें। कैसे निकालेंगे अनुभार, तो 23 गुने 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 40 प्लस 16 62 ग्राम प्रति मोल। तो मोलों की कैसे निकालते हैं, दिया गया भार बटे अनुभार। एन बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया भार कितना है 620 बटे 62, एन बराबर कितना आ गया 10 मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 2 ग्राम ऑक्सीजन में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उपस्थित हैं। आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो देखिए 2 ग्राम ऑक्सीजन में बोला, 2 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसके मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे, दिया गया भार बटे अणु परमाणु भार। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, परमाणु रूप में लेते हैं, तो 1/16 मतलब 2/16, ये कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये मोल हुए, कितने मोल हो गए, परमाणु कितने हो जाएंगे, तो परमाणु कैसे निकालेंगे आप, तो एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1/8 गुने n0, ये हो गए इसके कितने परमाणु, किसके, ऑक्सीजन के। तो n0 तो फैक्टर सब में कॉमन है, आपको क्या देखना है, मोलों की संख्या देख लीजिए आप। अब चलते एक एक करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन में। तो इसके मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, 0.5 बटे क्या करोगे, एक हाइड्रोजन एटम में होगा, कुछ नहीं बोला तो एटम मान के चलेंगे आप। ठीक है, ये कितना हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे तो 1/2। ठीक है, मोलों की संख्या। इसमें चेक करें सल्फर में, तो कितनी आएगी 4। सल्फर का कितना होगा 4 ग्राम, कितने में 32 में 1/8। तो आपका यही मिल गया, मोलों की संख्या बराबर है। तो दोनों में मोलों की संख्या बराबर है, तो दोनों में क्या होगा, परमाणु की संख्या भी बराबर ही होगी, क्योंकि सारे के सारे परमाणु दिए गए हैं यहाँ पे, इसीलिए। अगर अणु होता तो फिर अणुओं की संख्या से भी मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। लॉक करें। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। द्रव HCl, मतलब आपके पास लिक्विड HCl दे रहा है, इसकी डेंसिटी दी गई है कितनी, 1.17 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी मोलरता होगी, आपको क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो देखो भैया, पहले तो मोलरता होता क्या है, तो मोलरता क्या होती है, मोलों की संख्या बटे आयतन। अगर ml में लेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 1000। तो हमें क्या करना है, HCl के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी है और प्रति लीटर में निकाल देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ, 1 सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 ml, याद रखना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 ml। ठीक है, अब यहाँ चले, क्या बोला, घनत्व दिया गया है 1.17। घनत्व कैसे निकालते हैं हम लोग, भैया घनत्व निकालते हैं हम लोग, दिया गया भार बटे आयतन। तो घनत्व कितना है आपके पास, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा कि 1.17 ग्राम, क्या बोला, प्रति सीसी। मतलब इसको कह सकते हैं कि इतने ग्राम प्रति ml में उपस्थित हैं, तभी तो घनत्व आएगा ये चीज। ठीक है, तो 1 ml में कितने उपस्थित है हमारे पास HCl, 1.17 ग्राम। पक्का। हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोलरता। मोलरता निकालना है तो क्या करें, 1000 ml के ले लें। तो यदि 1 ml में 1.17 ग्राम अगर HCl है, तो 1000 ml में कितने होंगे, तो 1.17 गुने 1000 करोगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1170 ग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, W का मान मिल गया। W कितना हो गया, 1170 ग्राम। HCl का अनुभार कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 और Cl का 25.5, कितना आ गया ये 36.5 ग्राम प्रति मोल। अब इसको पुट कर दो ऊपर। ठीक है, तो मोलरता, मोलरिटी जो है आपके पास, मोलरता क्या हो जाएगी, 1170 बटे 36.5 गुने 1000 ml, ये भी है, गुने 1000 ऊपर तक कैंसिल हो गया, तो 1170 बटे
36.5 सॉल्व करेंगे आप तो आप कितनी मुझे मोलरता ये आ जाएगी 32.05 मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सुक्रोज के बारे में पूछा है। सुक्रोज का दिया है आपके पास अनुसूत्र C12H22 और O11 के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। एक मोल में उपस्थित, एक मोल में उपस्थित। अब ये इसमें तो आप कुछ कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि एक मोल से कैसे बनेगा, देखो एक मोल बोला, मोल कितना दिया है, एक मोल। तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो अणुओं की संख्या हो जाएगी 1 × n0, मतलब n0 अणु हो गए। ठीक है, n0 कितने हो गए, अणु। अब बताओ सुक्रोज के C12H22O11 के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो 12 कार्बन के, 22 हाइड्रोजन के और 11 ऑक्सीजन के। इन सबका योग करो, कितना रहा है, 45 परमाणु आ रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है, कुल परमाणुओं की संख्या। क्या करेंगे, 45 गुने n0 कर दे, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर ए, इजी, वेरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। CO2 के 44 ग्राम में उपस्थित CO2 की संख्या। CO2 के 44 ग्राम में उपस्थित, तो देखें CO2 के 44 ग्राम में तो क्या दिया है, CO2 दिया गया है, ये अणु है, कितना दिया गया है, 44 ग्राम दिया गया। उपस्थित CO2 के अणुओं की संख्या, तो CO2 तो अपने आप में अणु है, इसे पूछा गया अणु की संख्या, तो इसका मोलार मास कितना होता है, मतलब अनुभार कितना होता है, 44 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ से निकाल लीजिए मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, W/M कितना आ गया ये, 44/44 बराबर 1 मोल। और 1 मोल में कितने होते हैं कणों की संख्या, यहाँ अणु तो अणु बोल देंगे हम, कितना हो जाएगा n0, और n0 का मान कितना होता है 6.022 10⁻23। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेजेस या इस टॉपिक को रिलेटेड जो आपको डाउट्स होंगे आप बिल्कुल बताएं, मैं उन पे फिर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, या उन पे कुछ डाउट्स होंगे तो मैं उनके डिस्कशंस भी करूंगा आपके साथ में टॉपिक बेस्ड। ठीक है, चलिए, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।